अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं दोस्तों, आपके चैनल पर उन सभी भाई बहनों के लिए लाइव सेशन रेगुलर आपको दिया जा रहा है जो सीटेट में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी 70 से 90 नंबर के बीच में वो हमेशा रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। ये क्लास अगर एक वीडियो के द्वारा 90 नंबर लाया जा सकता है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला काम पेडागोजी का पैटर्न सीखो, क्योंकि अगर एक तीर से 5 निशाना लग सकता है तो फिर अलग अलग तरीके से फालतू की मेहनत ना करें, रणनीति बनाकर चलें। रण की एक ही नीति है कि किसी भी प्रकार से आपको सफलता मिले। पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन की पेडागोजी आती है और 90 में अगर आपने पेडागोजी वाले सेक्शन में 80-85 आपने ठीक कर दिया, फिर बाजी आपके हाथ में है। बचेगा 60 नंबर, क्या वो सब गलत हो जाएगा? वहां पे 10-15 नंबर भी नहीं उठेगा। तो यानी 115 120 आसान है, लेकिन आपको रास्ता सही चुनना होगा। तो चलिए दोस्त, सभी का बहुत स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग। ईश्वर पे दुआ है, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? पियाजे के विकास का मुख्य आधार दोस्तों यही है कि बच्चा खुद एक मनोवैज्ञानिक है। वो स्वयं से करके सीखेगा, स्वायत्तता की भावना होगी, अहम केंद्रित होगा। सर, संज्ञानात्मक विकास, चूंकि सामाजिक संपर्क की बात वाइगोस्की कहते हैं, व्यक्तित्व की बात स्प्रेंजर करते हैं, भावनात्मक विकास मिस्टर डेनियल गोलमैन ने कहा था। तो देखो, दो तरीके से प्रश्न हल होता है। एक तरीका है कॉन्सेप्ट से कर लो और एक तरीका है ऑप्शन से कर लो। अब ऑप्शन से कैसे करते? आपको पता है सामाजिक संपर्क किसका है? वाइगोत्स्की का। व्यक्तित्व किसका है? स्प्रेंजर का या तो युंग का। भावनात्मक किसका है? मिस्टर डेनियल गोलमैन का। बचा कौन? संज्ञानात्मक। तो तरीके कई हैं, हर हाल में सफल होना है तो ये सारे तरीके आपको सीखने हैं। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का क्या मतलब होता है? दोस्तों, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जेडपीडी का मतलब है यहां पे मदद बच्चे को बिना गलती किए। शुरुआत में आप उसको मदद बिल्कुल नहीं करोगे। मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे को कोई आपने सवाल लगाने को दिया, पहले वो अपने आप से सवाल को लगाए। अब वो 1-2 बार 3 बार प्रयास कर रहा है, फिर भी अगर उससे सवाल सही नहीं हो रहा है, तब आप उसको मदद कर दो, सहायता कर दो। तो उसी को दोस्तों कहते हैं क्या? जेडपीडी। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था कि एक बच्चा, देखो ये देखिए, स्कूल जा रहा था और अचानक गड्ढे में गिर गया। यहाँ पे कोई इसकी मदद करेगा और ये आगे निकल जाएगा। यानी बच्चे को तब तक मदद नहीं करनी है जब तक वो खुद से कोशिश ना करे, जब तक वो खुद से आगे ना बढ़े। समझ गए? यानी शुरू में ही उसको पका पकाया आपको बिल्कुल नहीं देना है। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये तो जेडपीडी हो गया। जेडपीडी को दोस्तों कई नामों से जानते हैं। जेडपीडी में पहली बात तो मदद लास्ट में देते हो और एक अस्थाई मदद होती है, क्योंकि बच्चा जब भी गलती करेगा आप उसकी मदद करोगे जरूर। ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल तय है। और स्केप फोल्डिंग जो इनका आता है, वहां पे मदद शुरुआत में दी जाती है। स्केप फोल्डिंग में क्या है दोस्तों? स्केप फोल्डिंग में स्केप फोल्डिंग में मदद दोस्तों क्या होता है, आप लोग शुरुआत में ही देते हो, लेकिन ये मदद अस्थायी है। कहोगे गुरु कैसे? तो हमने कहा एक बच्चा शुरुआत में जब चलना सीखता है तो उसकी उंगली को आप पकड़कर चलाना सिखाते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या जीवन भर आप उसकी उंगली पकड़कर सिखाओगे? जी नहीं। यानी इसके फोल्डिंग में मदद शुरुआत में, लेकिन वो मदद क्या है? वो मदद दोस्तों अस्थायी है, क्योंकि जीवन भर मदद देने की जरूरत नहीं है। ये पेडागोजी जान लो, एक ऐसी न्यू है दोस्तों। सीटेट हो, एमपी टेट हो, एमपी टेट तो खैर फीटेट ही है। अगर मैं एमपी टेट को कहूँ तो एमपी टेट सीटेट ही है। वहाँ पे 75 नंबर की पेडागोजी है। तो अपने आप को तैयार रखो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? चलिए सर बताइए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा? पहली बात तो आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 चरण दिए: पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में स्वार्थी बच्चा आता है व्यक्तिगत लाभ के लिए। हो गया उत्तर। चूंकि दोस्तों जो पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा होता है
वो मैंने आपको कितनी बार कहा कि दोस्तों वो स्वार्थी होता है। मतलब स्वार्थी का मतलब मैंने कहा कि स्वार्थी बच्चा दंड आज्ञा पालन। मतलब अगर घर में कोई मेहमान आए और मिठाई लेकर आए तो बच्चा, जाहिर बात है दोस्तों, वो चाहता है कि वो सारी मिठाई उसको ही मिल जाए। लेकिन माँ बाप जब कहते हैं कि बेटा मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे, तब बच्चा मानता है। यानी व्यक्तिगत लाभ पहले ही चरण में है, पूर्व परंपरागत वाले में ही है। तो विकल्प नंबर बी। सामाजिक अनुबंध, ये तो तीसरे चरण में है, उत्तर परंपरागत वाले में। आज्ञाकारिता, सजा और आज्ञा, सजा तो दोस्तों होता नहीं है, सजा क्या मतलब है। आगे, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के तीन भाग क्या हैं? दोस्तों महान सिगमंड फ्राइड, जिन्हें आप लोग कहते हो मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के कर्ता धर्ता, जिन्होंने दोस्तों मन को तीन भागों में बांटा था, इदम अहम और पराहम, यानी चेतन अचेतन और अर्धचेतन। तो पहला और तीसरा ये दोनों ऑप्शन एक ही बात है, सबको पता है। क्योंकि इदम, इदम के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि दोस्तों इदम एक राक्षस है। जैसे आपने कोई चीज़ देखा और आपको वो पसंद आ गई तो हमारा मन चाहता है काश ये चीज़ मेरी होती, काश ये गाड़ी मेरी होती, काश ये मोबाइल मेरे पास होता। और ये जो परा हम है, जो सुपर ईगो है, इसमें दोस्तों पता है क्या होता है? इसमें नैतिकता होती है। मतलब दोस्तों झूठी नैतिकता है। झूठी नैतिकता का साफ साफ मतलब होता है कि ये चाहता है कि वो चीज़ मिल तो जाए लेकिन कोई देख ना पाए। लेकिन दोस्तों अहम जो होता है ये वास्तविक जगत पर जुड़ा होता है, सीधी सी बात है, दोनों को समझाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुआधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों महान हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि के 10 भाग दिए थे। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि एक इंसान में 10 तरह की बुद्धियां होती हैं, उनमें से 9 बुद्धियां तो सो जाती हैं, एक बुद्धि उस बच्चे में जागृत हो पाती है। अब वो कौन सी वाली बुद्धि के बच्चे के अंदर जागृत होगी, वो तो उस बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है ना। तो यानी हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 10 तरह की बुद्धि दी थी। दिए गए विकल्प में कोई ऑप्शन सही नहीं है, याद रखना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं आपके लिए। जैसे पूछता है गतिक बुद्धि किसके अंदर होता है, क्या उत्तर करोगे? बताओ गतिक बुद्धि किस व्यक्ति के अंदर होगा? या आप ये बताओ भाषाई बुद्धि किसके अंदर होता है? एक एक करके पहले सीखते हैं। बताओ गतिक बुद्धि, आप सब जानते हैं जो गतिक बुद्धि होता है दोस्तों, ये किस व्यक्ति में होगा? ये बात किसी से छुपा नहीं है। गतिक बुद्धि दोस्तों होता है बस के ड्राइवर में। एक बस का ड्राइवर चलाने वाला व्यक्ति, वो मूवमेंट कर रहा है इंस्टेंट, जिसको तत्काल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तत्काल निर्णय लेना होता है, कब ब्रेक लगाना है, कब आगे बढ़ाना है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, कब बॉल को बल्ले पर लेना है, किस तरह खेलना है। एक धावक है, दौड़ने वाला, उनके अंदर भी गतिक बुद्धि होती है। लेकिन भाषाई बुद्धि, ये आपके पाले में मैं ये दे रहा हूँ, ये आप लोग बताओ कि आखिर दोस्तों गतिक बुद्धि किसके अंदर होता है, सॉरी भाषाई बुद्धि किसके अंदर होता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। भाषाई बुद्धि किसके अंदर होता है? तो आपको याद होगा, मैंने ही आपको एक बार सुनाया था, मैंने कहा कि महान हार्वर्ड गार्डनर ने कहा एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा के प्रयोग में इतना माहिर हो कि सामने वाले व्यक्ति के आंसू निकाल दे। समझ पा रहे हो? उसी के अंदर होता है भाषाई बुद्धि। जैसे एक भागवत सुनाने वाला, समझ पा रहे हो? भागवत सुनाने वालों को देखा है, इस तरह भागवत सुनाते हैं कि आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि आप भाव विह्वल हो जाते हो उनके उस कथा को सुनकर। तो आगे बढ़िए। स्पीयरमैन का जो जनरल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या बताता है? पेपर का क्वेश्चन आपके सामने। कौन स्पीयरमैन? तो पहले समझो, कल भी पढ़ाया था मैंने कहा था कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। बताया गया था कल ना, द्विकारक सिद्धांत। एक होता है जी कारक, जी कारक का मतलब होता है जनरल बुद्धि, और यस कारक का मतलब होता है
विशेष बुद्धि। तो जो जनरल बुद्धि होता है दोस्तों, ये हर व्यक्ति में होता है। जनरल बुद्धि हर बच्चा जन्म लेकर आता है, सबके अंदर है। लेकिन जो विशेष बुद्धि है, ये बच्चे के परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है कि उसके अंदर, देखो, क्या हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? क्या हर व्यक्ति नेता बन सकता है? क्या हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, जो यश कारक है, ये केवल बच्चे के वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन जनरल बुद्धि, ये सभी बुद्धिमत्ता का एक समान आधार है, मतलब ये सब में होता है। सीधी सी बात है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा आप लोग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है? बताइए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है? चलिए, जब आप लोग खुद इस बात को जानते हो, स्वीकारते हो, इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, वो स्वयं से करके सीखता है, स्वायत्तता की भावना होगी, अहम केंद्रित होगा, वो अपने अनुभव का निर्माता स्वयं है सर। ये अनुभव शब्द ही पियाजे का था। अब ये तो कॉन्सेप्ट से आपने किया, अब मैं आपको ऑप्शन से हल करवाता हूं। एक बात बताओ, क्या अनुकरण की बात, क्या अनुकरण की बात पियाजे ने की थी? नहीं की थी ना। अनुकरण की बात दोस्तों किया था स्किनर ने। ये पॉइंट आप सबको याद है। अनुकरण की बात किसने की थी? अनुकरण की बात की थी। ऑप्शन से हल कर रहे हो आप लोग। अनुकरण की बात स्किनर ने की, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षण कोई संदर्भ ही नहीं है। अनुशासन निगेटिव वर्ड है, बच्चे को बांधकर। भैया, अगर कोई बच्चा अपने आप से नहीं पढ़ रहा है तो जबरदस्ती उसको आप नहीं पढ़ा सकते। सीधी सी बात है। थार्नडाइक ने क्या कहा था? थार्नडाइक ने कहा था कोई भी बच्चे को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए तत्पर ना हो। ये बात कोई भूल सकता है? लक्ष्मी कुमारी, वर्षा गुप्ता, अनीता गुप्ता, लवली कुमारी, महफूज आलम, गीता, वर्षा गुप्ता और पिंकी कुमारी और प्यारे भाई बहन, सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि बच्चा वही सफल होता है जो साम दाम दंड भेद नीति लगाना सब आता है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं ना, वही थार्नडाइक, वही स्किनर, पहलाव करने थोड़ी काम चलेगा। कॉन्सेप्ट की करिए बेहतर समझ कि विकल्प वाला खुद चिल्ला के कहे कि मैं यहां हूं, पकड़ो। तो आप देखो, एक तो कॉन्सेप्ट से करो और दूसरा विकल्प से कैसे करना है। अगला देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? जब आपको पता है कि महान वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा कभी हिमालय पर जाकर नहीं सीखता, बच्चे को नहीं पसंद है अकेलापन, तो स्वशिक्षण कैसे हो सकता है? आप बताओ। व्यक्तिगत अनुभव, ये शब्द ही पियाजे का है, कैसे वाइगोत्स्की का हो जाएगा? ये बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, काम खत्म था। खेल की गतिविधि, ये भी सही है, लेकिन चूंकि खेल की गतिविधि में भी अंतःक्रिया होता है, कई लोग होते हैं, तो वो भी एक अंतःक्रिया है। लेकिन बी और डी में अगर किसी को चुनना है तो जो सबसे परफेक्ट होगा दोस्तों, वो विकल्प नंबर बी होगा, चूंकि वो वाइगोत्स्की के दिल के करीब है। जो ऑप्शन बहुत करीब, उन्हीं के साथ जाइए। अनीता चौहान, वर्षा गुप्ता, लवली कुमारी, शिवा चौधरी, वर्षा गुप्ता, विकास कुमार और हमारे बहुत सारे दोस्त। तो ये तो आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? ये तो आपने कॉन्सेप्ट से किया और अब ऑप्शन से इसको चेक कर लो। ऑप्शन से कैसे हल करोगे? अनुभव शब्द पियाजे का है, गलत है। स्वशिक्षण, चूंकि वाइगोत्स्की कहते हैं डिस्कशन करके समूह में, तो अकेले तो नहीं सीखेगा। खेल की गतिविधि, तो दोनों को चेक करना होता है कौन भारी पड़ेगा, तो ये भारी पड़ गया। आइए 9वें को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के दूसरे स्तर का नाम क्या है? पहले स्तर का नाम क्या है? पहले स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत स्तर। रुके रहो जरा तो। और दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। पूर्व परंपरागत अवस्था का जो बच्चा होता है वो 0 से 2 साल का होता है, यानी जो शुरुआत का है, पहली स्टेज का बच्चा, वो 2 साल का है, जिसमें बच्चा अपने फायदे के हिसाब से पूछता है, तो व्यक्तिगत लाभ तो कभी नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध ये तीसरी अवस्था में होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी बच्चे के अंदर अगर चालाकी आ गई है तो वो तीसरे स्तर में जाता है, उत्तर परंपरागत में। लेकिन अगर बच्चा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखो
सामाजिक अनुबंध कह रहे हैं। भैया कहाँ जी रहे हो प्रभु, दूसरे स्तर में सामाजिक अनुबंध आता है, दूसरे स्तर में आप मुझे समझाना ही पड़ेगा। दूसरे स्तर का नाम है परंपरागत स्तर। इसमें दो बातें आती हैं, एक आता है एक आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, और एक आता है कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता। समझ गए ना? तो भैया सीधी सी बात है, जो परंपरागत स्तर होता है, अच्छा लड़का और कानून पालन की अवस्था, मतलब विकल्प नंबर डी। नैतिकता का एक मानक है सर, कि मैंने अगर कल आपको खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था, आज मैं खाना नहीं लाया हूं, यह आपकी नैतिकता है, यह आपके मानक है कि आप मुझे खिलाओगे। तो सर ये किस दुनिया में जी रहे हो, प्लीज आप लोग गलती ना करो। इसका मतलब आप रेगुलर, यही तो कहता हूं, समस्या यह है कि भटकाव आपके अंदर का जो है ना, अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फ्रॉयड के अनुसार मन में अवशिष्ट और अवचेतन विचारों को कौन नियंत्रित करता है? चलो भैया, कल पढ़ाया था, आज आपकी बारी है। कल पढ़ाया था, आज आपकी बारी है कि हमारे जो खतरनाक मन है, जो कह सकते हो कि जो अनियंत्रित विचार है, जो असामाजिक विकार है, जो असामाजिक विकार है, असामाजिक विकार कहो या विचार कहो, जैसे किसी की मोबाइल पसंद आ गई तो उसको चोरी कर लेना है, किसी की घड़ी पसंद आ गई तो घड़ी चोरी कर लेना है। तो ये जो असामाजिक विचार आते हैं, इनको नियंत्रित कौन करता है? इदम, या फिर ईगो, सुपर ईगो, ये सभी। इनको नियंत्रित कौन करेगा? कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। वो अच्छा, ये सभी वालों को जरा मैं कह दूं। अब रुको जरा, रुको भैया, अब क्या कहूं आपको, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहने को कुछ बचा ही नहीं है। अरे भैया, ईदम एक खुद एक राक्षस है, इसी से तो निकल रहा है कि सामने वाले की घड़ी को चोरी कर लेना है, यह नियंत्रित करेगा? सर सुपर ईगो, जिसमें छुपी होती है नैतिकता, जो करता है नियंत्रित। बात को समझें, जो क्या करता है, जो आपके मन को नियंत्रित समझाता है कि नहीं, मैं चोरी तो करूंगा लेकिन सामने वाला देख ना पाए। केवल ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कैसे गलत कर रहे हो? इसीलिए कहता हूं कि पैडागॉजी की जो न्यू है, कॉन्सेप्ट ही नहीं बेहतर है तो पैडागॉजी कैसे ठीक करोगे? जब कॉन्सेप्ट नहीं ठीक है तो पैडागॉजी कैसे बेहतर होगा बताओ? मैं अब आपको पहले समझा दूं फिर से। देखो, इदम जो होता है दोस्तों, ये एक राक्षस है। यहां पे तो ये मन में भाव आता है कि मुझे अगर किसी की घड़ी पसंद आई तो मुझे चाहिए। अहम जो होता है, ये वास्तविक जगत पे जुड़ा है, ये समझाता है, इसका काम है समझाना। और जो सुपर ईगो, जो परा अहम है, ये दोस्तों नैतिकता इसमें होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया था। जैसे मान लो आपके घर पे मेहमान आते हैं, मान लो एक अच्छी सी घड़ी लगा कर आते हैं। ये जो इदमवा है, ये एक राक्षस है। ये इसके मन में होता है कि ये घड़ी मुझको मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन परा अहम जो होता है, ये नियंत्रित करता है मन को, या चेतन के विचारों को नियंत्रित करता है। इदम ही अचेतन है, परा अहम चेतन है, सुपर ईगो इसको कहते हैं। समझ गए? ये कहता नहीं घड़ी चुराना है, लेकिन वो देखने ना पाए। लेकिन तब क्या हो, जो आपके घर पे मेहमान आया हो, वो आपसे बड़ा भी कंजूस आदमी हो, तब आपके इदम में और पराहम में, दोनों में हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। तब जो आपके मन में अहम होता है, वास्तविक जगत से जुड़ा है, ये दोनों को समझाने का काम करता है। रोज पढ़ाता हूं, लेकिन फिर वही क्या करते हो आप लोग, भटकाव जो आपका है, सेल्फ स्टडी का ना करना, सेल्फ स्टडी ना करना और खुद को समझ ना पाना, ये बहुत दिक्कत करता है। आइए हार्वर्ड गार्डनर की फिर से बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जब हार्वर्ड गार्डनर का नाम आए तो भैया हार्वर्ड गार्डनर की पूरी कहानी जान लो, कि दोबारा हार्वर्ड गार्डनर ना पढ़ना पड़े। इस तरह पढ़ लो आज कि हार्वर्ड गार्डनर को दोबारा ना पढ़ना पड़े। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि एक बच्चे में, एक इंसान में पूरी 10 तरह की बुद्धि वो लेकर जन्म लेता है। वो 10 तरह की बुद्धि को लेकर जन्म लेता है। कौन? वो बच्चा। कितनी बुद्धि लेकर जन्म लेता है? 10 तरह की बुद्धियां।
लेकिन उनमें फिर 9 बुद्धियां जाती हैं सो, उनमें फिर 9 बुद्धियां सो जाती हैं, एक बुद्धि ही उस बच्चे में जाग पाती है। अब वो कौन सी वाली बुद्धि बच्चे में जागेगी, वो तो बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा ना। अब आप में चोरी वाली बुद्धि आएगी, आप में वैज्ञानिक वाली बुद्धि आएगी, आप में नेता वाली बुद्धि आएगी, वो तो आपके परिवार का वातावरण डिसाइड करता है ना। विकल्प नंबर बी, काम खत्म है। समझ गए कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट इस बात पे हमेशा जोर देता है, हमारा एक ही ध्येय होता है कि आपके मन में पूरी तरीके से पेडागोजी को और कॉन्सेप्ट को एकदम कायदे से सेट कर दूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से उतार पाते हो। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन का जी कारक का सिद्धांत क्या कहता है? जब मैंने कहा कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का क्या दिया था, बुद्धि का क्या दिया था, द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। एक था जी कारक, जो कि होता है जनरल बुद्धि, जो हर बच्चे में होता है, दुनिया के हर इंसान में यह जी कारक सब में होता है। लेकिन जो यस कारक होता है, यह सब के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति वकील नहीं बन सकता। ये उस बच्चे का वातावरण डिसाइड करेगा। समझ पा रहे हो? अगर आपको लगता है कि सर क्लास समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, और अपने एक एक दोस्तों तक या एक एक ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। यह आपकी जिम्मेदारी है, वरना इस तरह ट्यूशन की तरह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हर जगह क्या चलेगा, इधर पट्टी उधर पट्टी, चारों तरफ केवल बैच बैच बैच, सिर्फ बैच की बात होगी और कुछ नहीं। और फिर मैं कहता हूं सर, बात बैच की नहीं होती, सवाल ये होता है कि आप पास करोगे कि नहीं करोगे। मेन पॉइंट ये है। तो आप आराम से करोगे, केवल आप पूरी क्लास को अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझो। पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक चरण का क्या अर्थ होता है? संवेदनात्मक का मतलब होता है संवेगात्मक। संवेगात्मक का मतलब होता है 2 साल का बच्चा, मतलब 0 पे 2 साल का बच्चा है, जो अपनी इंद्रियों की सहायता से सीखता है। समझ गए? माँ बाप की आवाज में अंतर कर लेता है, बच्चे में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। तो जरा देखते हैं हमारे कितने ऐसे महारथी हैं, हमारे ऐसे कितने प्रभु लोग हैं जो इसका उत्तर एकदम सटीक करेंगे। रिम्मी गोस्वामी, सौरभ कुमार, पवन बैस, अनुप्रिया, मिंटू कुमारी, नेहा सिंह, संजू यादव, महफूज आलम, रजनीश कुमार, सबनम कुमारी। बिल्कुल ठीक है सर, संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रारंभ। हो गया उत्तर आपका, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, 14 पर जाओ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक होगी? मजा तो आने वाला है, मजा तो आने वाला है, पूरा मजा आएगा, डोंट वरी। एक बार उत्तर आप लोग कर लीजिए। लक्ष्मी देवी, शैलेश कुमार, शिवा चौधरी, रिम्मी गोस्वामी, सबनम कुमारी, अरविंद राजपूत, मिंटू कुमारी, अन्नुप्रिया, आभा कुशवाहा। देखो सर, आपको पता है कि जब वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा कभी भी पहाड़ पर्वत हिमालय पे बैठकर अकेले नहीं सीखता, वो समाज में अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की का पासवर्ड ही यही है सर, कि भाषा, संस्कृति और समाज, ये वाइगोत्स्की का पासवर्ड है। मतलब जिस विकल्प में दिखे मार दीजिए सही उत्तर, अंतःक्रिया। अब एक तो ये था दोस्तों आपको हल करने का नॉर्मल तरीका, अब एक आपका है ऑप्शन से हल करने का तरीका। जैसे व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन की बात दोस्तों किसी ने नहीं किया, गलत बात है। खेल की बात फ्रॉबेल ने किया, चित्रकला की बात मैडम मारिया मांटेसरी का था। तो हो गया आपका विकल्प से हल करना। तो ये दो तरीके हैं, मेरी क्लास में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका होगा कॉन्सेप्ट से, दूसरा तरीका होगा ऑप्शन से हल करना, कि जिससे हर हाल में सीटेट निकलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो 15वें पे आ जाओ। लॉरेंस कोहलबर्ग के तीसरे स्तर का नाम क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी, जो पहला स्तर है वो तो पूर्व परंपरागत स्तर है, जिसमें बच्चा स्वार्थी होता है, इसमें बच्चा स्वार्थी होता है। दूसरा स्तर अभी आपने पढ़ाया था परंपरागत स्तर, जिसमें बच्चा क्या होता है, जिसमें बच्चे के अंदर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था या कानून पालन है। और तीसरा स्तर होता है
उत्तर परंपरागत, जिसमें बच्चा चालाकी दिखाता है, जिसमें आपका आता है दोस्तों सामाजिक अनुबंध। याद करो, कल पढ़ाया था कि मैंने नहीं पढ़ाया था ये पॉइंट? आप खुद बताओ, कल ये पॉइंट मैंने अभी कराया था कि नहीं? उत्तर परंपरागत स्तर जो तीसरा स्तर है, उसमें दो बातें थी कि दो तरह के बच्चे हैं उत्तर परंपरागत में। एक तो सामाजिक अनुबंध है, जिसका मतलब होता है कंप्रोमाइज की भावना। जैसे तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं, तो पुलिस के पास क्यों जाएं? अगर किसी क्वेश्चन में बच्चा कंप्रोमाइज कर रहा है, मतलब अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो लालची है पर अपने लालच को किस तरह से साध रहा है, तो वो सामाजिक अनुबंध है, तीसरे स्तर में ही है। और बच्चा अगर सबकी भलाई चाहता है तो भी तीसरे स्तर में है। मैं फिर आपको याद दिला दूं जल्दी से। पहला स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग का था पूर्व परंपरागत, जिसमें बच्चा परम स्वार्थी होता है, जिसमें माँ बाप उसकी नैतिकता को डिसाइड करते हैं। दूसरा स्तर होता है परंपरागत स्तर, जिसको अगर पकड़ना है तो एक चीज जान लेना कि बच्चे से कुछ उम्मीद रखी जाएगी, आकांक्षाएं रखी जाएगी। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत, जिसमें बच्चा चालाक हो जाता है, वो अपना निर्णय अपने दिमाग से लेता है और भलाई भी सबका चाहता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी। अब इसको ऑप्शन से हल करो। कोई भी काम व्यक्तिगत लेवल पर कभी नहीं सही होता। नैतिक संवेदना की बात कोई सवाल ही नहीं है, और मानक शब्द कभी सही होता नहीं है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। देखिए, दोनों तरीके सॉल्व करिए। इसीलिए मैं क्या बोला हूं कि आप कितने भी कमजोर हो, हवा हवाई बातें नहीं, कितने भी कमजोर रहोगे, 105 108 जिम्मेदारी है हमारी दोस्त। बस आप देखते चलो, आगे बढ़िए। महान सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में सुपर ईगो का मुख्य कार्य क्या है? हमने कहा नैतिकता, लेकिन नैतिकता काहे की? झूठी नैतिकता। कितनी बार मैंने एग्जाम्पल दिया कि भैया जैसे आपके पड़ोसी के बगल में आम का पेड़ लगा है मान लो, तो जो हमारे मन में जो इदम होता है, जो इड है, उसको लगता है यार ये आम अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन जो ये सुपर ईगो है ना, ये क्या करता है पता है? ये नैतिकता पालित करवाता है। इसको कहते हैं परा अहम। भाषा बदलेगा तो परा अहम, इसको कहते हैं परा अहम या सुपर ईगो। ये कहता है कि आम तो मैं ले लूंगा, बस वो देखने ना पाए। लेकिन ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ये दिखे कि भैया आम मिल नहीं पा रहा, दोनों में फ्रस्ट्रेशन आ गया है, तो भैया वास्तविक जगत पर जुड़ा होता है अहम। तो पेपर में कई बार आया कि इस महान सिगमंड फ्राइड के हिसाब से अहम किससे जुड़ा है, तो वास्तविक जगत से। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको लेकर आता हूं ब्लैंक स्क्रीन पर, इधर आओ। तीन शब्द याद करो, तीन शब्द याद करो। इदम जो होता है ये राक्षस होता है, इसके अंदर लालच की भाव है। अहम जो होता है ये सबको समझाता है, हमारे आपके अंदर है वास्तविक। तो पेपर में पूछता है कौन वास्तविक जगत से जुड़ा है। और तीसरा है दोस्तों परा अहम, जिसको आप लोग कहते हो सुपर ईगो। इसमें होती है नैतिकता, लेकिन झूठी नैतिकता। ले लो स्क्रीनशॉट पहले, दोबारा गलती हो ही नहीं सकता। इदम का मतलब आम देखा लालच है, चाहिए। परा हम मतलब आम मैं लूंगा लेकिन वो पड़ोसी देख ना पाए। लेकिन जब आम ना मिले तो क्या करेगा? तो दिमाग में आता है फ्रस्ट्रेशन। तो जो अहम है ना, ये दोनों को समझाता है, वास्तविक जगत से जुड़ा है। तो पेपर में कई बार ऐसे पूछता है किसमें नैतिकता होती है, तो आप कहते हो परा अहम। कौन वास्तविक जगत से है, तो अहम। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, इधर आओ। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर करो, फास्ट। और आपसे एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको इतनी प्रीमियम चीजें दी जा रही हैं तो लाइक तो एक बनता ही है, और शेयर आपकी जिम्मेदारी है। कि कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट के साथ अभी ऑप्शन से भी हल करवाऊंगा, ये तो हो गया। अब ऑप्शन से हल करो। देखो, इच्छाओं का प्रतिनिधित्व। देखो सर, इच्छाओं का प्रतिनिधित्व तो पहली बात तो हमारा मन करता है, याद रखना। इच्छाओं का प्रतिनिधित्व तो हमारा मन करता है, लेकिन वो जुड़ा है आपके समाज से, यानी ये विकल्प गलत है। वास्तविकता से संपर्क बनाना, देखो दोस्तों, वास्तविकता से संपर्क बनाना नहीं होता, वो बन जाता है। और व्यक्तित्व को आप नियंत्रित कर नहीं सकते। कोई भी चीज नियंत्रण में कभी भी सही नहीं होगा, ये चीज नोट कर लो। नियंत्रित शब्द कभी नहीं सही माना जाएगा। संजू, शिवा, नेहा, सुषमा, शशि बाला, दिव्या, हर एक स्टूडेंट दोस्तों एक एक कमेंट करेगा। चुप मत बैठिए, लिखोगे तो आपको ही याद होगा। चाहे आप सीटेट के स्टूडेंट हो, एमपी टेट के हो, यूपी टेट के हो, बिहार के हो, सुपर टेट के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, पैडागॉजी से आपका दोस्तों जान नहीं छूटनी है।
अगर ये सोच रहे हो कि पैडागॉजी से मैं अपना जान छुड़ा लूं, तो नहीं छूटने वाली है, ये याद रखो। गार्डनर का सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक थे, यहां पे मैं आपको दो चीज समझाऊंगा दोस्तों। अगर पेपर वाला कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तब तो उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर। और अगर ये कह दे क्या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, दोनों में अंतर है। अगर पेपर वाला कह दे कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत, तो दोस्तों वो आपके थार्नडाइक का हो जाएगा। वापस आते हैं, सामाजिक बुद्धि की बात कर लेते हैं। जे टेट में काम आएगा कि नहीं बेटा? जे टेट में कंप्लीट आपको फायदा कराएगा, ये पूरा कंप्लीट फायदा होगा। नहीं बच सकते आप किसी भी एग्जाम में, सब में ये मिलेगा। अब बात सुनो, सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा बच्चा जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़ सके। सीधी सी बात है, दूसरों के पास बातचीत करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़िए। स्पीयरमैन के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता का आकलन किस प्रकार किया जाता है? कल पढ़ाया था मैंने, कल मैंने आपको पढ़ाया था, आज याद कर लो। स्पीयरमैन वही स्पीयरमैन जिन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इंसान में दो तरह की बुद्धि है, एक जी कारक है और एक यस कारक है। जनरल बुद्धि हर इंसान में होता है, लेकिन ये जो स्पेशल बुद्धि है ये हर इंसान में नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री, नेता, डॉक्टर नहीं बन सकता, उसका वातावरण डिसाइड करेगा। तो किसी, अब स्पीयरमैन के हिसाब से पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है भी कि नहीं है, ये किस चीज से डिसाइड होगा? पॉइंट ये है कि स्पीयरमैन ने कहा कि मुझे पता करना है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है भी या नहीं है। ये बात कैसे डिसाइड होगा? एक बार उत्तर कर लो, फिर देखो मैं आपको ऑप्शन से हल करवा देता हूं। सीटेट निकाला कैसे जाता है, एमपी टेट, सुपर टेट, जेटेट निकाला कैसे जाता है, इसको देखो। अभी विकल्प से हल कर देते हैं, डोंट वरी। पेपर में समय बचेगा यार अगर विकल्प से हल करोगे तो। देखो सुनो, कुछ नहीं करना। आईक्यू देखो, हम आपको बुद्धिमान कब मानेंगे? आईक्यू टेस्ट से तो काम होगा नहीं, ये तो टर्मन ने कहा था। खेल के द्वारा बुद्धिमत्ता का आकलन नहीं हो सकता। हम आपकी बुद्धि को जज करते हैं आपके व्यवहार से। हो गया उत्तर। भैया आप क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत पढ़ तो लिख ली है, लेकिन आपके अंदर बोलने की बुद्धि नहीं है। सुना होगा आपने। तो एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे का व्यवहार ही उसकी सामाजिक बुद्धि है। यानी ऑप्शन नंबर बी, किसी के नंबर से जज नहीं किया सकता। परीक्षाओं पे दूर रखना हमेशा, कभी भी पेडागॉजी हल करना तो परीक्षा सबसे बच्चे को दूर रखना। और जो भी स्टूडेंट सीटेट में बार बार 70 से 90 के बीच में परेशान हो चुके हैं, सीटेट नहीं निकल रहा, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या? 150 पेज का मैंने आपको नोट्स दिया है। 150 पेज में आपको 3 फॉर्मूले हैं, 90 + 60, मतलब इसमें आपको 90 पेज पढ़ना है। सबसे पहले पेडागॉजी सीख लेना। हम उन लोगों में से नहीं कि भैया आपको मैं बाल विकास 500 पेज का, 500 पेज की हिंदी, 500 पेज की अंग्रेजी, 2500 पेज का पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड कर दूं, बिल्कुल नहीं। अब 2500 पेज बच्चा पढ़ेगा तो डिसाइड कहां पे है कि पेडागॉजी कौन सा है, पढ़ना क्या है, ये सब नहीं। तो ऐसे लोगों से बचें। सीटेट में सबसे खास पेडागॉजी है और 150 पेज बहुत है। 90 पेज ऐसा आपको मैंने दिया है कि आपको अगर उतना भी पढ़ लोगे तो भी आप 95 98 पहुंच जाओगे। 60 पेज में वो सारे सब्जेक्ट के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पेपर में प्रश्न बने, ये भी आपको इस नोट्स में दिया गया है। और साथ में एग्जाम से पहले मैं ये भी आपको बता देता हूं मॉक टेस्ट के माध्यम से कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्या एग्जाम में दिक्कत तो नहीं आने वाली है। 2-3 मॉक टेस्ट में पता भी चल जाएगा। पहले आप नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद 2-3 मॉक टेस्ट दे दीजिए और देखो कितना नंबर पहुंच रहे हो। अगर 115 जा रहा है तो घर यानी एग्जाम में 100 आएगा, मतलब पास हो। लेकिन मुझे अगर 100 के नीचे दिख रहा है घर पे नंबर, तो इसका मतलब फिर आपके लिए अलग से कंटेंट मैं दूंगा 7-8 पेज, जिससे हर हाल में आपका सीटेट निकल जाएगा। सवाल है सर हम इस नोट से कैसे जुड़ सकते हैं? नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने इस नोट्स को बाई कर सकते हैं। प्राइस की बात सब लोग करते हैं, सर कितनी प्राइस है? बेटा इसकी ऑल टाइम प्राइस होती है 699 रुपए। लेकिन चूंकि मैंने ये वादा किया आपको कि जो बच्चा आर्थिक तौर पे कमजोर है उन्हें
अभी वाई करने पर आपको इस वक्त दिया जा रहा है ये 455 में, मतलब 455 में, जो कि एक नॉर्मल प्राइस है। तो ये नोट्स केवल उन्हीं के लिए है जो बार बार परेशान हो चुके हो। तो दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको 130 140 करा दूंगा, लेकिन 105 108 110 ये मेरी जिम्मेदारी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि 100 के नीचे हो जाओ। तो खैर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, और बार बार हो रही सीटेट की असफलता हमेशा के लिए खत्म करें। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के संवेदी मोटर चरण की अवस्था क्या है? अब बात सुनो, सवाल ये नहीं है कि संवेदी पेशी अवस्था की उम्र 2 साल होती है। सवाल यह है कि संवेदी पेशी अवस्था पे 3 क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सा? पहला पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा इंद्रियों की सहायता से सीखता है? तो वो भी संवेदी पेशी अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा माँ बाप की आवाज में अंतर करता है? वो भी आपका संवेदी पेशी। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है? वो भी संवेदी पेशी है। समझ पा रहे हो? 2 से 5 साल के बच्चे में क्या आता है? भैया देखो, 2 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है। बात को सुनिए, हर ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या पूछेगा। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है। इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक होता है 2 से 4 साल वाला, एक होता है 4 से 5 साल वाला। जो 2 से 4 साल वाला बच्चा होता है वो दोस्तों कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है। तो पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि महान जीन पियाजे के अनुसार उनकी किस अवस्था में बच्चा कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है। तो आपको पता होगा कि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है जिसकी उम्र 2 से 4 साल होती है। और उसी में 4 से 5 साल वाले बच्चे में इनको जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ आता है, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं होती। तीसरा देख लो यहाँ पे क्या बनेगा। 7 से 11 साल को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पहले तो मेरे स्टूडेंट को यह समझना होगा कि ये मूर्त संक्रियात्मक होता क्या, मूर्त क्या है। दोस्तों मूर्त चीज वो होता है जिसको आप देख कर करो। जैसे एक बस का ड्राइवर है, बिना देखे वो गाड़ी चला लेगा। एक घर बनाने वाला कारीगर है, बिना वो देखे वो घर बना देगा। एक मोबाइल बनाने वाला रिपेयरमैन है, वो बिना देखे मोबाइल बना लेगा। तो यानी मूर्त बुद्धि। जो 7 से 11 साल का बच्चा होता है वो तर्क कर लेता है, पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी उम्र होती है 7 से 11 साल। और क्या करता दोस्तों, वस्तुओं को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत भी कर लेता है। जैसे ये त्रिभुज है, देखो वो बता देगा ये त्रिभुज है, वो बता देगा ये आयत है, ये बता देगा ये वर्ग है। समझ गए? और अगर बच्चा तर्क के साथ कल्पना, पेपर में आप क्वेश्चन ढूंढिएगा, अगर क्वेश्चन के विकल्प में या क्वेश्चन में बच्चा तर्क और कल्पना दोनों कर रहा है तो इसका मतलब वो लास्ट वाला है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक। एक क्वेश्चन में पूरे आपको मैंने पियाजे को डिकोड किया, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए कहते हैं सुनते जाओ, चीजें इतना आसान कर दूंगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे बढ़िए। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक इंटरेक्शन का विकास कैसे होता है? हम सब जानते हैं कि महान वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा कभी पर्वतों पे बैठ के नहीं सीखता, उसको नहीं पसंद है अकेलापन, वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। संवाद शब्द ही बहुत पॉजिटिव होता है। समझ गए? अब एक पॉइंट आपको और जानना है, इसको ऑप्शन से कैसे हल करें। देखो अकेले तो कभी अध्ययन, देखो वो कहते हैं कि अकेले अध्ययन नहीं करता तो अकेले कोई मतलब ही नहीं है। नैतिक शिक्षा, पियाजे ने सॉरी वाइगोत्स्की ने कहीं नैतिकता की बात कही नहीं है। नैतिकता की बात केवल 2 लोग करते हैं, एक पियाजे ने, एक लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पारिवारिक वातावरण सही ऑप्शन है, लेकिन मुझे यह देखना है कि वाइगोत्स्की का मेन पासवर्ड क्या है। वाइगोत्स्की का दोस्तों मेन पासवर्ड है कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, संवाद करके सीखता है, डिस्कशन करके सीखता है। समझ पा रहे हो भैया? चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आप सबके आंसर हैं। और निश्चित रूप से अगर आपके अंदर ये कला विकसित हो गई, ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑप्शन से हल करने का तरीका, वो आपको जीत दिलाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का मानक का चरण, सर जी आपको याद है? दूसरा चरण क्या है? परंपरागत स्तर। याद करो दूसरे चरण में क्या है? परंपरागत चरण। इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, और एक होता है कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता। अब बताओ पहले
ये नैतिकता का मानक चरण क्या होता है? मतलब ये दोस्तों, मानक का मतलब निर्धारित करना। सवाल पेपर में आया था कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माँ बाप आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। मतलब अगर बच्चे से कोई उम्मीद किए तो जान जाइएगा कि वो दूसरा स्तर है, परंपरागत वाला, और उसमें भी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था वाला है। समझ गए? और एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कल मैंने टिफिन नहीं लाया था, आपने मुझे खाना खिलाया था, आज आप टिफिन नहीं लाए हो, तो जाहिर बात है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, या आपकी उम्मीदें हमसे हैं, तो ये भी आ जाएगा दोस्तों इसमें ये बातें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। महान सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव मन की संरचना में इदम का क्या मतलब होता है? अभी अभी आपको बताया था, इदम का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? मैंने कहा पासवर्ड नोट कर लो। इदम का मतलब राक्षस, अहम का मतलब पेपर में डायरेक्ट पूछता है, अहम का मतलब क्या? ये वास्तविक जगत पे जुड़ा है, समझाएगा सबको। और जो परा अहम होता है, जिसको आप लोग सुपर ईगो कहते हो, इसमें होती है नैतिकता, लेकिन झूठी नैतिकता। सवाल यह है कि मानव मन की संरचना में इड क्या है? बताइए। स्वानियंत्रण, मूल इच्छाओं की संतुष्टि, सामाजिक मानकों का पालन, या सोचने की क्षमता? शिवा चौधरी, सोनम सिदार, शैलेश कुमार, लवली कुमारी, महफूज आलम, आर्यन, और लवली कुमारी, उर्मिला कुमारी। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे आप तक रेगुलर मैं क्लास में आपको कराता रहूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्लास के लिए कोई बैच ना लेना पड़े। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ट्यूशन वाली क्लास को कितना सपोर्ट करते हो। दोस्तों इदम जब एक राक्षस है, मैंने क्या कहा कि हमारे घर पे अगर मेहमान आया और वो महंगी सी हार पहनकर आई हैं, तो हमारे मन में आता है काश ये हार मेरे पास होता। तो ये दोस्तों जो इच्छा होती है, इसको इदम कहते हैं। और परा हम कहता है कि मैं हार इनसे चुरा लूं, बस ये सो जाएं, ये रात को सोएंगी मैं चुरा लूंगी। ये परा अहम में होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब दिखावे की नैतिकता, बस सामने वाला व्यक्ति जान ना पाए चुरा लीजिए, लेकिन तब क्या हो कि वो व्यक्ति रात में सोए ही ना, तब आपके इदम और परा अहम दोनों में हो जाता है दोस्तों फ्रस्ट्रेशन। आपको गुस्सा आती है, जो चीज नहीं मिलेगी गुस्सा आती है। तो जो अहम होता है ये वास्तविक जगत पर जुड़ा है, ये दोनों मन को समझाता है। समझ गए? एक बार कमेंट में लिख दो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दो हाँ सर समझ गए। खुशबू बेगम, आभा कुशवाहा, लवली कुमारी, मिंटू कुमारी, शैलेश कुमार, नेहा सिंह। और दोस्तों कमेंट हर बच्चा किया करे, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आपके अंदर कमियां क्या हैं। और अगर आप हमसे कमियां छुपाओगे तो कमी छुपाओगे, समस्याओं का निदान कैसे होगा? माधवी, गीता चौहान, सौरभ कुमार, लवली कुमारी। आगे चलते हैं दोस्त। 23, हार्वर्ड गार्डनर के शारीरिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है? सर जी एक बात बताओ, शारीरिक बुद्धि को ही दोस्तों गतिक बुद्धि कहा जाता है। अब जितने लोगों को नहीं पता वो बेचारा फंस जाता है। गतिक बुद्धि किसके अंदर होता है? एक बस के ड्राइवर में, जिसको तुरंत निर्णय लेना होता है। एक क्रिकेट का प्लेयर, बॉल आती है तुरंत उसको शॉट खेलना है बल्ले से। ऑप्शन नंबर ए। याद आए आपको? दो बातें याद कर लेना मेरी हमेशा के लिए। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जबकि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कंफ्यूज मत होना। हार्वर्ड गार्डनर ने 10 तरह की बुद्धि बताई थी। उन्होंने कहा कि इंसान में 10 तरह की बुद्धियां होती हैं, उनमें से 9 बुद्धियां सो जाती हैं, एक बुद्धि ही जाग पाती है। अब कौन सी वाली बुद्धि में जाग पाएगी, कौन सी वाली बुद्धि बच्चे में जाग पाएगी, वो तो बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। नेताई वाली बुद्धि आएगी, पढ़ाई वाली बुद्धि आएगी, डॉक्टरी वाली बुद्धि आएगी, वो तो बच्चे के परिवार का वातावरण। अब मिलियन डॉलर का एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, पेपर में पूछता है कि हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो मैं चाहता हूं कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, सभी भाई बहन बताएंगे कि हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी क्या थी। अगर पता है तो लिख दीजिए। अचिंत, सौरभ कुमार, विकास कुमार, शैलेश कुमार, लवली कुमारी, सोनम कुमारी, माधवी और प्यारे दोस्त। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी थी कि बहुत प्रकार की बुद्धियां होने के कारण, भैया 10 तरह की बुद्धियां दे दी तो इनका मापन संभव नहीं हो सका। ध्यान से सुनते जाओ, कायदे से आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन का विशिष्ट बुद्धिमत्ता क्या है? लो आ ही गया। स्पीयरमैन ने क्या दिया था?
सर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। एक था जी कारक और एक था यस कारक। जनरल बुद्धि तो हर बच्चे में है, लेकिन विशेष बुद्धि केवल उन्हीं बच्चों में होता है जो उनके परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। जैसे अब आपके घर में मान लो नेता टाइप लोग हैं तो आप नेता बन जाओगे, आपके घर में मानकर चलिए इंजीनियर टाइप लोग हैं तो आप इंजीनियर बन जाओगे। तो बताओ क्या होगा ये? कर पाओगे प्रभु? हार्वर्ड गार्डनर से 3-4 क्वेश्चन बनता है पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर। कई बार तो पेपर 1 में ही 3 क्वेश्चन आ जाता है, पेपर 2 में भी 3 क्वेश्चन आ जाता है। ये जो पूरे टॉपिक में करा रहा हूं एक ही वीडियो में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, स्किनर, थांडाइक, स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, बिने, सबको कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में 15-15 टॉपिक कवर किया जा रहा है। सामान्य बुद्धिमत्ता का अभाव, लोग कह रहे नहीं सर इसको कहते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता। अरे भैया एक बात बताओ, जी यस कारक, जी कारक क्या है? जी कारक मतलब जनरल बुद्धि, ये तो सबके अंदर है। मैं कलर चेंज करता हूं, रुको। जो यस कारक होता है ये विशेष बुद्धि है सर। विशेष बुद्धि मतलब ये किसके अंदर होगा? ये तो आपका सामाजिक वातावरण डिसाइड करेगा ना। समाज मतलब आपका परिवार डिसाइड करेगा ना, आपका वातावरण डिसाइड करेगा ना। तुम नेता बनोगे या आपका वातावरण डिसाइड करता है, तुम चोर बनोगे या आपका वातावरण डिसाइड करेगा, तुम इंजीनियर बनोगे या आपका वातावरण डिसाइड करता है। ये पैडागॉजी की नहीं, ये कॉन्सेप्ट की एक बेहतर न्यू आपके दिमाग में दे रहा हूं, सीख लोगे तो सीटेट तो बहुत नॉर्मल एग्जाम है, एमपी टेट, रीट, यूपीटीईटी, कोई भी टेट हो क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। पियाजे के अनुसार संरचनात्मक ज्ञान का क्या अर्थ है? पहली बात ये शब्द पियाजे का है, और पियाजे ने क्या बोला था? एक वर्ड आपने सुना होगा स्कीमा, सुना है कि नहीं सुना है? आप कहोगे सर सुना तो है पर सर शायद पता जरूर है। नहीं पता है? देखो दोस्तों, पियाजे ने कहा एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी आंखों से अपनी मां को देखता है, अपने पिता को देखता है। उस मां का, उस पिता का जो चित्र है, प्रतिबिंब है, संरचना है, उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसके दिमाग में याद हो जाता है, छप जाता है। उसी को कहते हैं अनुभव के आधार पे ज्ञान, और इसी को कहते हैं स्कीमा। क्योंकि जो चीज बच्चा अपनी आंखों पे देखा, अब चूंकि अगर मम्मी को देख रहा है, पापा को देखता है, तो उनका चित्र उसके दिमाग में बनेगा कि नहीं बनेगा? और कहां सेव होता है वो? स्कीमा में। स्कीमा का मतलब होता है यस फॉर स्टोरेज, मतलब ये यहां पर सब कुछ संग्रह होता है। 25 का विकल्प नंबर ए। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करना, जिससे आप तक रेगुलर लाइव सेशन मिले, बिल्कुल एकदम ट्यूशन की तरह। और हाँ, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो मेरी जिम्मेदारी है, आप पूछिए, मैं रिप्लाई अगर ना करूं तो अनसब्सक्राइब कर दो। सीधी सी बात है सर। जहां पे आपकी इमोशन की कद्र नहीं, क्या मतलब है? शैलेश कुमार, लक्ष्मी देवी, शिवा चौधरी, महफूज आलम, आभा कुशवाहा, लक्ष्मी देवी, रिक्की राज और नेहा सिंह। आगे बढ़िए सर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? दुनिया जानती है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, बात खत्म है। लेकिन मैं आप पे दो बातें पूछूंगा कि यम के ओ का सिद्धांत क्या था और किसने दिया। दोस्तों, यम के ओ का सिद्धांत तो वाइगोत्स्की ने ही दिया था। पेपर में यह हर साल 1-2 नंबर में पूछता है। और यम के ओ का मतलब क्या है? यम के ओ का मतलब क्या है? यम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। समझ पा रहे हो? कोई सीखेगा ऐसे? तो याद रखना, मेरे एक एक कहानी, मेरे एक एक वन लाइनर आपके दिमाग में सेव रहेगा। तो पेपर को इतनी जल्दी से आप सेट करोगे, वो पैडागॉजी के 90 क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, समय बचेगा और वो अपने कंटेंट में आप आराम से लगाओगे। चलो बताओ, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध का अर्थ क्या होता है? सर तीसरा स्तर है ये लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत वाला। उत्तर परंपरागत वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है कंप्रोमाइज की भावना। मैंने कहा इसके लिए केवल एक शब्द याद कर लो, सामाजिक अनुबंध का मतलब सा से सामाजिक और सा पे क्या करना? समायोजन कर लेना, मतलब कंप्रोमाइज कर लेना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तुमने भी चोरी किया है, मैंने भी चोरी किया है, तो पुलिस के पास क्यों जाएं? अगर बच्चा कंप्रोमाइज कर लिया, अगर बच्चा समायोजन कर लिया, तो ऐसे याद कर लो, सा से सामाजिक अनुबंध, सा से सच्चाई को दबा लेना,
अरे भाई इसका मतलब क्या है? तुम भी चोरी की हो, मैं भी चोर हूं, तो भाई पुलिस के पास क्यों चलना? यही है सामाजिक अनुबंध। कहां पे दिख रहा है? व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णय, नियमों का पालन, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए आप निर्णय ले रहे हो सर। समाज के लिए नैतिकता, समाज के लिए काहे की नैतिकता प्रभु? समाज के लिए नैतिकता तो तब होता जब इस सार्वभौमिकता की नैतिकता होता, सबकी भलाई चाहने वाला होता। क्या बात कर रहे हो? व्यक्तिगत लाभ के लिए आप ये निर्णय ले रहे हो प्रभु। अब देखिए, इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ रखो। केवल प्रैक्टिस करने से, रोज अभ्यास करने से, 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। इस बात को दिमाग में सेट कर लो प्रभु लोग। ऐसे गलती करोगे, यही दिक्कत है। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती जो 10-10 घंटे का मैराथन कराती हैं, जिसमें आप लोग भटकते रहते हो, यही कारण है कि आपको बहका कर फंसाए रहते हैं, फंसाए रहते हैं। सर जी, पास करने के लिए कुछ नहीं करना होता। कॉन्सेप्ट को कहानी पे तैयार कर लो, और पूरी कहानी मैंने समझाई है, वीडियो अगर आप देखोगे। फ्रॉयड के अनुसार मन का वो कौन सा भाग है जो सबसे पहले आता है? सर वो पता है, वो है दोस्तों, क्या बताओ? वो आपके सामने है दोस्तों। बताइए प्रभु, जल्दी से उत्तर करो, देर ना करो। क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया। जितने भी कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, अभी लास्ट में क्लास में सब लोग कवर करके ही जाना, डाउट कवर करके जाना सारे लोग। जी हाँ, महान सिगमंड फ्राइड के मन का सबसे पहला भाग कौन सा था? तो भैया दुनिया जानती है, किसको नहीं पता है? सब लोग जानते हैं भैया कि उनके मन में सबसे पहली बात क्या आती? लालच ही तो आती है। सबके मन में पहले क्या आता है? पहले लालच ही तो आता है, जिसको इड कहते हैं। ये लालची है, इसको राक्षस कहा गया, मैं नहीं कहता, ये महान सिगमंड फ्राइड ने खुद कहा था, ये लालची आदमी है। सुपर ईगो, इसमें नैतिकता है, पर झूठी नैतिकता है, दिखावे की नैतिकता है। हमने कहा कि, मैंने क्या बोला कि हमारे घर में मेहमान आए और एक अच्छी सी घड़ी पहनकर आए, तो इदम कहता है बस इस घड़ी को मुझे चाहिए ही चाहिए। ये राक्षस है इदम। लेकिन जो सुपर ईगो, जिसको हम लोग परा हम कहते हैं, ये कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए अपनी घड़ी ये निकालेंगे, मैं इसको गायब कर दूंगा, ये देखने ना पाए, घड़ी मिल जाए। मतलब नैतिकता तो है, पर झूठी नैतिकता है। और एक मन होता है अहम, ये वास्तविक जगत से जुड़ा है, जो दोनों को समझाता है। आगे बढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सांस्कृतिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सांस्कृतिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है? लक्ष्मी देवी, विकास कुमार, अनीता चौहान, खुशबू बेगम, लवली कुमारी, अनीता चौहान, प्रीति कुमारी, विकास कुमार और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। सांस्कृतिक बुद्धि का सिद्धांत व्यक्तिगत सोच बिल्कुल नहीं, सामाजिक संबंध बिल्कुल नहीं, विभिन्न संस्कृतियों को समझना। हकीकत दोस्तों ये है कि ये एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? आपने सुना होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने 2 बुद्धि दी थी, एक दी थी अंतर्वैयक्तिक और एक दी थी अंतरावैयक्तिक। अब जान लो दोनों में अंतर क्या है। अगर वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगा तो जान जाइएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को समझने में इतना माहिर हो कि सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़कर, उसके अंतर मन को पढ़कर उसको बेवकूफ बना दे। जी हाँ, उसी के अंदर होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उसे बेवकूफ बना देना। जैसे नेता लोग हैं, जैसे LIC के एजेंट हैं, देखते हो आप लोग, वकील हैं। बुरा मत मानिए कि एग्जाम्पल है, पेपर में पूछेगा तो बुरा ही मानते रह जाओगे। आप वकील को एग्जाम्पल में पूछता है, वकील में कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बीमा के एजेंट में कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। क्यों? एक LIC वाला भी आपके घर पे आए, चुटकियों में 1 कप चाय पिएगा और 5,000 का काम आपसे करवा के चला जाएगा। अब LIC आप भरते रहो जीवन भर, क्योंकि ऐसी प्लानिंग आपको दिखाएगा वो। चल दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार जी कारक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने कहा स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, ये बात सबको पता है। एक था जी कारक और एक था यस कारक। जनरल बुद्धि यानी सबके अंदर है, कहां पे है ये? सामाजिक बुद्धिमत्ता जी नहीं, सामान्य बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। हो गया सर। और बात करें अगर मैं स्पेशल बुद्धि, जिसको आप लोग विशेष बुद्धि कहते हो, तो बार बार समझा रहा हूं कि हर व्यक्ति डॉक्टर, नेता, वकील, इंजीनियर नहीं बन सकता।
ये विशेष बुद्धि उस बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा। आगे बढ़िए। पियाजे के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में किस प्रकार की सोच होती है? क्लास के शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दो तरह का बच्चा होता है, एक होता है 2 से 4 साल वाला और एक होता है 4 से 7 साल वाला। तो जो 2 से 4 साल वाला बच्चा होता है ये कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है, और 4 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसको जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ आता है, पकड़ मजबूत नहीं होती, प्रतीकात्मक विचार बच्चे के अंदर होता है। हो गया उत्तर। अगर डाउट है तो कमेंट में लिखो, कोई डाउट आ रही है तो कमेंट में लिख दो। 90+ लोग लाइव हो, और एक टीचर को अगर ये कहना पड़ जाए, खासकर हमारे जैसे टीचर को, कि सर लाइक कर लीजिए वीडियो को, तो कम से कम देखिए, अगर मैं लाइक के लिए, बेटा आप खुद सोचो, अगर मैं क्लास में 10 बार लाइक के लिए बोलूं, ये अच्छी बात है। वीडियो को आते ही लाइक कर लिया करो, ये आपका नैतिक कर्तव्य है सर, कि 15-20 सेकंड ये पढ़ाने की जो 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 मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये मैं डाल दूं कॉन्सेप्ट, वो भटक जाता है। इसलिए वीडियो को आते ही लाइक कर लिया करो, मुझे ना बोलना पड़े। संवेदी कैसे हो सकता है सर? संवेदी जो होता है वो अलग चीज है। प्री ऑपरेशनल का मतलब पूर्व संक्रियात्मक होता है। आगे बढ़ो। प्रतीकात्मक विचार का मतलब, जैसे बच्चा कहता है मेरा हाथी है, मैं इसे उड़ाता हूं, अब ये प्रतीकात्मक विचार, इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है। आगे बढ़ो। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किसके लिए महत्वपूर्ण है? भाषा का विकास सामाजिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक संपर्क का मतलब परिवार, विद्यालय और मित्रों के बीच में कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, अपने व्यवहार को निखारना है। समझ पा रहे हो भैया? सर ये पेपर 2 के लिए क्लास है बच्चा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, पेडागोजी सबकी सेम होती है। पेपर 1 पेपर 2 में अंतर क्या है बताओ? कोई अंतर नहीं है, केवल सामाजिक अध्ययन में वही अंतर है, और विज्ञान में अंतर है, गणित में अंतर है, पेडागोजी तो सबका सेम है। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन पे चरण में बच्चा आत्मनिर्णय लेता है सर? आत्मनिर्णय, फंसिएगा नहीं सर, नहीं समझ पाए। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब तुम भी गलत हो, हम भी गलत हैं, पुलिस के पास नहीं जाना है। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत वाला, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अनुबंध। हो गया उत्तर। आत्मनिर्णय पहले को मत मान लेना, क्योंकि पहले चरण में आपकी नैतिकता को माँ बाप डिसाइड करते हैं। क्योंकि वो बच्चा 2 साल का है, घर में मिठाई आती, बच्चा सब चाहता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं ना ना, अकेले सारा हड़प कर जाओगे, अभी मुझे भी खाना है। खैर, मजाक कर रहा हूं मैं, खैर, लेकिन आपको बस समझना है एन केन प्रकरण, कैसे भी आपके दिमाग में ये बात जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 34। फ्रायड के अनुसार मानसिक संघर्ष किसके बीच में होता है? महान सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो मानसिक संघर्ष होता है किसके बीच में होता है? मानसिक संघर्ष होता है दोस्तों इदम और पराहम के बीच में। एक जो लालची है वो, और एक जो झूठी नैतिकता लिए वो। कैसे? हमने कहा, अब एक बात बताओ, आपके घर में मेहमान आया, एक सुंदर सी हार पहनकर आई हैं। इदम वाले ने क्या सोचा, यार ऐसे हार मेरे भी पास होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये जो सुपर ईगो है ये कहता है एक काम करते हैं, ये रात में सोएंगी, मैं इस हार को उतार लूंगी। लेकिन तब क्या हो कि वो जो व्यक्ति आपके यहाँ आई हुई हैं वो आपसे भी ज्यादा चतुर हों, वो रात को सोए ही ना। तब दोस्तों ये जो आपका इदम है और सुपर, जब आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है तो दोनों में संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष इदम और सुपर ईगो के बीच में होता है। तब दोनों को समझाने का काम दोस्तों अहम करता है। पर क्वेश्चन में समझाना नहीं पूछा है, संघर्ष पूछा है। तो इदम और सुपर ईगो के बीच में संघर्ष होता है। अरे भाई कोई एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल थोड़ी, 50 तरह के एग्जाम्पल हैं। बस आपको समझने से मतलब, पेपर में देखो, जब तक कहानी पे चीजें नहीं सीखोगे कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं बनेगा। हमारा मकसद केवल आपके दिमाग में इसको फीड करना है, इसको एंजॉय करना नहीं है। आगे बढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के वैज्ञानिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है? सर वैज्ञानिक बुद्धि होता है दोस्तों उन लोगों में जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि साफ साफ है, वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने वाला। आगे बढ़िए दोस्तों, यह आपके लिए दोस्तों आवश्यक सूचना, अगर आप भी सीटेट देकर परेशान हो गए हो, सीटेट नहीं पास कर पा रहे हो, बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में फंस जाते हो, हमेशा आपका नंबर 80, 85, 72, 74, 73, 65, तो हमेशा आपसे कहता हूं कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है,
जो आपको केवल क्या कहता है कि बहुत लंबा चौड़ा ना किताबें पढ़नी है, न पीडीएफ नोट्स इकट्ठा करना है। मैं तो कहता हूँ फेल कराता कौन है? ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, नोट्स के नाम पे झुआ भर का नोट्स पकड़ा देंगे। 500 पेज का बाल विकास, 500 पेज की हिंदी, 500 पेज की गणित, बच्चा पागल हो जाता है। उसको यही नहीं पता कि भैया पूरे पेपर में पेडागॉजी कौन सा पढ़ूं। तो ये 150 पेज आपको दे रहा हूं, इसमें 90 पेज में 5 सब्जेक्ट की पेडागॉजी है। सबसे पहले इसी को पढ़ लेना, क्योंकि पास आपको यही करा देगा। बचेगा 60 पेज, तो सारे सब्जेक्ट के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पेपर में प्रश्न बने, ये भी आपको नोट्स में दिया गया है। आप इसको पढ़ें और उसके बाद इसमें आपको 2-3 मॉक टेस्ट भी आपको देना है। मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड दे सकते हो, मॉक टेस्ट की कमी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट इसलिए दे दीजिएगा कि जिससे पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। 115-120 घर पे आ रहा है तो मतलब पेपर में आप 105 तक जाओगे, मतलब फेल नहीं होगे। लेकिन अगर घर पे 100 के नीचे आ रहा है या 100 आ रहा है तो इसका मतलब यह कि पेपर में फिर रिजल्ट नहीं होगा। तो मुझे समय से पहले आप बता दोगे तो आपको मैं 8 से 10 पेज अलग से कंटेंट दूंगा ट्रिकी, जो समय से पहले आपको सुधार करा देगा और आपका सीटेट प्रथम प्रयास में निकल जाएगा। सवाल है सर कैसे मिलता है? नंबर पे आपको स्क्रीन यहाँ दिखो, स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 9653050981 पर आपको डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने नोट्स को बाई कर सकते हो। प्राइस की दोस्तों बात की जाए, मैंने पहले ही बताया 699, लेकिन हमने कहा जो बच्चा आर्थिक तौर पे कमजोर है, बहुत सीमित समय के लिए डिस्काउंट आपको मिला है 455 का। याद रखें ये सीमित समय के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में रात को कॉल कर देते हैं सर जी डिस्काउंट। भाई जब डिस्काउंट होता है तो आप इसको परचेज, जब बताया जाए तो फिर परचेज कर लिया करें, फालतू पैसे बर्बाद ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट बुद्धिमत्ता को कैसे मापा जाता है? विशिष्ट बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है? विशेष बुद्धि, मतलब यश कारक, यही तो विशेष बुद्धि। कैसे मापेंगे हम? ये तो यश कारक है ना। इसको दोस्तों मापते हैं आपके सामाजिक परीक्षण से। आपका व्यवहार कैसा है? आईएएस बनने के लिए आपको क्या पता है कि आईएएस बनने के लिए केवल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं? एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कम से कम 90 दिन तक कम से कम ऐसी कस्टडी में आप रहते हो, इस जगह पे रहते हो जहां पे आपको व्यवहार को जज करना पड़ता है, तब जाकर आपका काम होता है। ऐसे थोड़ी है। तो आपसे नंबर ही आगे बढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका पियाजे के हिसाब से पियाजे दोस्तों सोच लो एक बार, सामाजिक संपर्क तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुभव की बात करते हैं, खेल के द्वारा खेल की बात प्रॉबल करते हैं वो नहीं करते हैं, शिक्षण का यहाँ कोई तात्पर्य था ही नहीं। लो हो गया आपका उत्तर। हमने क्या कहा? विकल्पों से भी चीजें आसान होती हैं, केवल एक बार सोच कर तो देखो। संज्ञानात्मक विकास का साफ साफ मतलब सीधा सीधा कि अगर कोई बात मैं बोलूं आपके कानों तक मेरी वो आवाज गई, मतलब संज्ञान में आपके आया, अब आप अपने दिमाग से उत्तर दोगे, यही है संज्ञानात्मक विकास। लेकिन चूंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद ही एक नन्हा मनोवैज्ञानिक है, तो वो खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही सीखेगा। आगे बढ़िए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक उपकरण क्या है? सामाजिक उपकरण होता है भाषा, संस्कृति और समाज। समझ गए? क्या उत्तर होगा? सोच लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं का विकास। हो गया उत्तर। लीला देवी, आभा कुशवाहा, सोनम कुमारी, वीना देवी, सौरभ कुमार, अन्नुप्रिया, मिंटू कुमारी, आरती कुमारी, मोहम्मद नफीस अख्तर, सुरेंद्र सिंह। देखो ये फंसा देता ना पेपर में, लेकिन कैसे हल करते हैं? अरे भैया सामाजिक उपकरण का मतलब होता है कि एक बच्चा लोगों के बीच में कैसा व्यवहार करेगा। व्यवहार का मतलब उसका हंसना, रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, किसी प्रश्नों का उत्तर या जवाब देना। तो उत्तर देना, जवाब देना, ये बच्चे की भावनाओं का विषय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। हो गया काम। चलो आगे बढ़ो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले स्तर का उद्देश्य क्या है? बाहरी मानदंड, मतलब माँ बाप के द्वारा डिसाइड करने वाली नैतिकता है। ये माँ और बाप, ये दोनों लोग दोस्तों नैतिकता को डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्वार्थी बच्चा है ना, स्वार्थी बच्चा है वो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 40 पर आ जाओ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले स्तर का उद्देश्य तो हो चुका। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना में ईगो का क्या कार्य होता है? हमने कहा दोस्तों जो ईगो होता है इसको राक्षस कहते हैं, इसको इदम कहते हैं,
इसके अंदर क्या होता है? इच्छाएं होती हैं सर। ये इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये इच्छाओं का मालिक होता है। और जबकि पराअहम में नैतिकता होती है, झूठी नैतिकता, और अहम में दोस्तों वो वास्तविक जगत पे जुड़ा होता है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक बात है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शब्द प्रवण बुद्धि, मतलब भाषाई बुद्धि, साफ साफ बोल रहा है, ये काम खत्म था। शब्दों का मायाजाल, एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा के प्रयोग में इतना माहिर हो कि सामने वाले व्यक्ति के आंसू निकाल दे। कौन है ये बीमा का एजेंट नहीं है, ये नेता लोग होते हैं, ये भागवत सुनाने वाले लोग होते हैं, जो इतना आपको एकदम इमोशनल कर देते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको भाषाई बुद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फिर भी कुछ कमियां, कुछ बातें आपको लगता है अधूरी रह गई, तो आप लोग एक एक करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को हर बच्चा लाइक कर देगा। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को आपको मिलेगा आपका अगला क्लास सामाजिक अध्ययन, शाम को 7:20 पर, 7:15 पर एंट्री आपकी हो जानी चाहिए, और शाम को 9:20 पर पर्यावरण संपूर्ण एनसीईआरटी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। जिनको मैंने ये जानकारी नहीं निकल रहा है, आप परेशान ना होइए, या आप 150 पेज पढ़िए, 105 108 आराम से कर जाओगे। स्पेशली ये नोट्स केवल वही बच्चे पढ़ें जिनको हमेशा 8-10 नंबर की दिक्कत आ रही है। 105 108 110 तक आप आराम से पहुंच जाओगे। और याद रहे दोस्तों, डिस्काउंट इस वक्त आपको दिया जा रहा है 699, ये ऑल टाइम प्राइस होता है, लेकिन इस वक्त अभी बाई करने पर आपको मिल रहा है 455। मतलब एक नाम मात्र की फीस में पैडागोजी सीख ले रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जा रहा है। मॉक टेस्ट को करा के मैं आपको चेक भी कर ले रहा हूं कि आपका कमी क्या है। कमी दिखती है तो सुधार भी कर लिया जाता है, और आपका फीटेड प्रथम प्रयास में क्रैक हो जाता है। बाकी सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे शाम को 7:20 पर आपके इसी चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।